नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर विज़िट करें और भी सारे प्लेलिस्ट जो है जैसे आपका बिहार स्पेशल साइंस का वीडियोस जो है चैनल पे आपका लगातार जो है डाला जा रहा है। और वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि अगर आप केवल वीडियो को क्लिक करके छोड़ देते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन के साथ साथ अदर ऑप्शन को भी डिस्कस करता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि बिहार के अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो ये बहुत मोस्ट रिपीटेड और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये ऑप्शन बी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या होता है? तो डायनेमो एक तरह से आपका छोटा जो है जनरेटर होता है। जैसे जनरेटर क्या करता है, वो भी आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब आप देखिएगा, जब थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि कोयला से जो है पहले पानी को गर्म किया जाता है और उससे टरबाइन घुमा के बिजली बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गैल्वेनीकृत यानी गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न की चादर चढ़ी होती है। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिंक। ठीक है, जिंक जो है आपका इस पर उसका एक लेयर जो है आयरन के ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो लोहा में जो है आपका जंग लगता है वो उससे उसको बचाया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। तो जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो अपने साथ ऊर्जा लेके जाती है केवल। ठीक है, और ये आप कैसे समझ सकते हैं ध्वनि तरंग चलती कैसे है? तो ध्वनि तरंग चलती है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, हिंदी में अभी ध्यान नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप देखेंगे कि पार्टिकल जो होता है, यानी कि जो तो वो कैसे मूव करता है, जो वेव का डायरेक्शन होता है वही पार्टिकल का भी डायरेक्शन होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पार्टिकल और वेव के डायरेक्शन दोनों कैसे होते हैं। तो दोनों एक ही दिशा में होते हैं। देखिए जैसे ये लिखा है ना ऑप्शन बी कि माध्यम के कण, तो वही है आपके पार्टिकल। और ध्वनि तरंगों के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए होता है, इसीलिए इसे यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि बिना माध्यम के जो है आप ध्वनि को सुन नहीं सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कोई व्यक्ति कार में बैठा रहता है और उस कार का शीशा बंद होता है तो आप बाहर से आवाज़ देंगे तो उस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है, या फिर बाहर से कोई बोल रहा है तो आपको अंदर वो सुनाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि माध्यम जो है आपका टूट जाता है। कमेंट करके बताइए कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में चलती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। ऑप्शन 4 है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट के सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण। संवेग क्या होता है? तो ये मोमेंटम होता है, यानी कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं होता है, बाह्य बल का जो है अभाव होता है। तो बाह्य बल का अगर अभाव होता है तो आपका संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है? तो ऊर्जा का संरक्षण होता है कि ऊर्जा ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, ना ऊर्जा ना बनता है ना ऊर्जा खत्म होता है। ऊर्जा क्या करता है? केवल रूप बदलता है अपना। ऊर्जा जो है रूपांतरित होता है। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो यही आपका चलता है। अगर एवोगाड्रो के बारे में बात करेंगे तो एवोगाड्रो क्या होता है? तो एवोगाड्रो एक नंबर होता है। जैसे कोई भी पार्टिकल, कोई एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, या फिर कंपाउंड हो, तो इसके एक मोल में जो नंबर होता है, एक मोल में वो कितना होता है? वो होता है 6.022 × 10⁻⁴
23, इसी को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो वैल्यू है इसको ध्यान में रखना होगा। बर्नौली प्रिंसिपल भी जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही आपका ये काम करता है। जब फ्लूइड चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 में तो ये बर्नौली प्रिंसिपल जो है आपको पढ़ने के लिए मिलता है। और बिहार के एग्ज़ाम में जो है क्लास 11, 12, 9, 10 सारे से जो है साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वो है। तो ये तो सभी जगह क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैरोमीटर। ठीक है। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि अचानक बैरोमीटर का जो है अगर वैल्यू गिर जाता है तो क्या होगा। तो उसमें जो है आंधी तूफान जो है आने का ये संकेत दिखाता है। ठीक है। ऑप्शन 2 है कि क्या, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से क्या किया जाता है, थर्मोमीटर से जो है आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, यानी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कमेंट करके फ़ारेनहाइट में बताएं कि फ़ारेनहाइट में जो है ह्यूमन का टेम्परेचर यानी कि मानव का टेम्परेचर कितना होता है। हेक्टोमीटर क्या होता है, तो हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू होता है 100 मीटर। वही अगर बात करें एनीमोमीटर का तो वे विंड के स्पीड को यानी हवा के स्पीड को मापता है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6, क्वेश्चन नंबर 6 का है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो देखिए ये दो इसमें रूल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी कि दाएं हाथ नियम, बाएं हाथ नियम और दाएं हाथ नियम। तो ये आपका मोटर और जनरेटर क्लास 10th का आप अगर आप NCERT पढ़िएगा तो उसमें आपको ये मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। और ये कहाँ यूज किया जाता है, तो ये आपका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो जो ऑब्जेक्ट जो घूमता है तो उसमें आपका क्या लगा रहता है, मोटर लगा रहता है। ठीक है। और ये किस पे काम करता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। और इसमें होता क्या है, तो इसमें देखिए आप जब आपके 3 फिंगर होते हैं, पहला थंब, उसके बाद आपका 4 फिंगर और फिर मिडिल फिंगर, ये तीनों जो हैं आपके 90 डिग्री पे होते हैं। तीनों जो है आपके 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है। तीनों जो है आपके 90 डिग्री पे होते हैं। मिडिल फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है। वहीं आपका जो है थंब जो होता है, थंब जो है आपका ये मोशन का डायरेक्शन होता है कि मतलब मूव किधर करेगा। और वही आपका जो 4 फिंगर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे और क्लास 10th का बुक निकाल के फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं बिहार के खासकर, तो उसमें ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 7 है कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा, तो देखिए अवतल लेंस क्या होता है, तो 2 प्रकार का लेंस होता है, एक अवतल एक उत्तल। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो कनकेव लेंस। तो इसमें जो इमेज होता है तो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है। और छोटा होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इसमें हमेशा इमेज क्या होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। इसके साथ साथ वो वर्चुअल भी होता है। वर्चुअल का मतलब होता है कि आभासी, यानी कि वो रियल नहीं होता है, आभासी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि F = R/2 मान्य है, यानी कि ये क्वेश्चन F यहाँ है फोकल लेंथ। ठीक है। फोकल लेंथ, ये लाइट का क्वेश्चन है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना होता है, R/2। R क्या होता है, तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। तो ये किसके लिए मान्य होता है, तो ये अवतल और उत्तल दोनों के लिए मान्य होता है। ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि जो प्लेन मिरर होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, इसका फोकल लेंथ
कितना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण। अब देखिए ये भी आपका जो है लाइट का क्वेश्चन है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, इसको इंग्लिश में कनकेव कहते हैं। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि, और ये हो गया आपका पोल। यहाँ आता है आपका फोकस। ठीक है, फोकल जो है आपका ये फोकस हो जाता है। तो कोई लाइन जब पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, किरण मुख्य अक्ष, हाँ इसको मुख्य अक्ष कहते हैं हिंदी में, तो प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके अगर जो लाइन पैरेलल आती है तो वो किससे पास करती है, तो फोकस से। किससे पास करती है, तो फोकस से। ठीक है। तो यही कारण है कि जो गाड़ी का हेडलाइट होता है तो उसका बल्ब जो है यहाँ लगाया जाता है, तो इससे जो कोई भी लाइट निकलेगा तो वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है। तो गाड़ी का लाइट आपका जो है पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल लाइट क्या होता है कि बहुत दूर तक जाता है, जिससे ड्राइवर जो है आपका आसानी से देख लेता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पूछा जाएगा कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा लेंस मिरर लगता है, तो उसमें आपको कौन सा मिरर लगता है, तो अवतल दर्पण लगता है यानी कि कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक लंबी परिनालिका, परिनालिका को इंग्लिश में कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, सोले, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है। ये क्लास 9th में तो आप 10th में तो नहीं मिलेगा, लेकिन 11th 12th में जो है आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो रही है के अक्ष से चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो अब चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए जैसे ही करंट का जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये B से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपके डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। तो अगर करंट को 2 गुना कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2B। ये क्लास 12 का है लेकिन फिर भी ये बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है आपका CGL का है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी से जो है मिल्क फीवर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, पहले आप कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा की डॉल्फिन। और इसके लिए बिहार बहुत फेमस है, क्योंकि बिहार में ही पटना में आपका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, और भागलपुर में जो है आपका, भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य है। जो भागलपुर का जो कहलगांव वाला क्षेत्र है तो वहाँ जो है आपका डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, और वो कहाँ है, तो गंगा नदी में। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कह रहा है कि ये सूची जो है इसको आपको मिलाना है। ठीक है, तो सूची को हम लोग मिलाते हैं। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 3 4 2। तो एड्रेनिल कहाँ मिलता है, तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन, सॉरी ये नीचे है आपका। एड्रेनिल क्या होगा, तो ये गुस्सा और डर के लिए। तो गुस्सा और डर ये कहाँ होता है, तो ये आपके किडनी जो होता है, किडनी के ऊपर ये एड्रेनिल ग्लैंड होता है। और ये किसके लिए होता है, गुस्सा और डर के लिए। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। फिर बी में देखेंगे एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के लिए क्या होता है, तो एस्ट्रोजन आपका है, इसका हो जाएगा 3। ये जो है महिला हार्मोन है, यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन आपका एस्ट्रोजन है। वही अगर बात करेंगे सी, इंसुलिन। तो इंसुलिन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, यानी कि ये ग्लूकोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। और फिर देखेंगे 2, यानी लास्ट का 2, फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स क्या होता है, तो साथी
आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो ये जो है आकर्षण के लिए जो है आपका ये फेरोमोन्स जो है बॉडी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, कार्बन क्रेडिट समतुल्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रोड्यूसर होता है, यानी कि जो लोग CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसके लिए वो जो कार्बन क्रेडिट जो प्रोवाइड किया जाता है, जो गवर्नमेंट के माध्यम से या किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, तो उसके लिए उनको पैसा देना होता है। तो उसके लिए वो पैसा देंगे, उसी पैसा से जो है जितना कार्बन वो यूज़ करते हैं, यानी कि वातावरण में छोड़ते हैं, उसके बदले जो है उस पैसे का यूज किया जाता है किसके लिए, पेड़ लगाने के लिए, और इंस्टीट्यूशन को जो है यानी कि इन्वायरमेंट को जो है फिर से रीस्टोर करने के लिए। आसान भाषा में समझें तो जितना आप पोल्यूशन कर रहे हैं उसके बदले आपको सरकार को पैसा देना होता है, ठीक, जिससे कि सरकार उस पैसे का पेड़ लगाने में और वातावरण को सुरक्षित करने में यूज़ करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर एक कार्बन क्रेडिट लिया जाता है तो वो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज़ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है। तो मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, तो पारद विषाक्तता। पारद का मतलब होता है मरकरी, यानी मरकरी के कारण ही जो ये आपका मिनीमाता होता है। वही अगर कैडमियम विषाक्तता का बात किया जाए तो इससे इटाई जो है एक बीमारी होता है। रिसेंटली जो है आर्सेनिक जो है वायरल हुआ था बिहार से रिलेटेड, क्योंकि पानी में आर्सेनिक की मात्रा होने के कारण लोगों में जो है कैंसर जो है बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अम्ल वर्षा किसके कारण, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो आपके जो फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो उसके कारण ये आपके वातावरण में रहते हैं, और जब बारिश होता है तो इनके साथ मिलके ये जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बना के धरती पे आते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि स्टोन कैंसर होता है। तो एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्टोन कैंसर जो है किसके कारण होता है, तो एसिड रेन के, इसको एसिड रेन भी जो है अम्ल वर्षा हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविक खाद क्या होता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा एजोला। एजोला को जो है जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। वही नीम का जो बात करें, ये खाद के रूप में नहीं बल्कि ये कीटनाशक के रूप में नीम का जो है आपका यूज़ किया जाता है। यूरिया, पोटेशियम, ये सब जो है आपका केमिकल फर्टिलाइज़र है, यानी कि रासायनिक खाद है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित होता है। जैव विघटित का मतलब होता है कि जो गल जाए, सड़ गल जाए, उसको कहते हैं जैव विघटित। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वाहित मल। वाहित मल का मतलब होता है कि जो वेस्ट होता है, जो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है या फिर जो एनिमल प्रोड्यूस करता है, तो वाहित मल उसको कहते हैं। पारा, मरकरी, ये भी जो है आपका जैव विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक ये भी नहीं होता है, और एस्बेस्टस जो है ये भी आपका नहीं होता है। यही कारण है कि जो प्लास्टिक बैन पे जो है सरकार लगातार काम कर रही है, ताकि प्लास्टिक को जो है बैन किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक जो आपका गलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ये फिर सूची जो है आपका मिलाना है, एक विशेषताएं हैं और दूसरा आपका जानवर है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अगर पहला का बात करेंगे तो पहला जो है 2 के साथ मिलेगा, यानी कि पर रहित कीड़ा। तो पर रहित कीड़ा कौन है, तो सिल्वर फिश है। वही अगर ऑप्शन उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे कि उड़ान रहित पक्षी। तो उड़ान रहित पक्षी कौन है, तो ये आपका कीवी है। वही पढ़ेंगे अंग रहित रेंगने वाला। तो अंग रहित रेंगने वाला कौन है, तो ये आपका सांप है। और अंग रहित पशु कौन है, तो अंग रहित पशु जो है आपका मछली है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? तो ये बचाती है आपका अल्ट्रा वायलेट रेस है, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से आपको ये बचाती है। अगर गामा का बात करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे आवृत्ति इसका जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। एक्सरे का जो है, एक्सरे तो आप जानते ही होंगे, एक्सरे का यूज जो है मेडिकल साइंस में किया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि एक्सरे का खोज जो है किसने किया था। इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड जो है कहाँ यूज़ किया जाता है? तो इंफ्रारेड जो है आपके रिमोट जो होता है, टीवी का रिमोट और भी सारा रिमोट, उसमें जो है आपका इंफ्रारेड जो है यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा ओजोन लेयर जो है, इसका ओजोन का फार्मूला क्या होता है? तो O3, और किस मंडल में मिलता है? तो ये आपका जो है समताप मंडल, समताप मंडल में जो है ओजोन मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है। और समताप मंडल में ओजोन मिलता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो दो तरह का ऊर्जा स्रोत होता है, एक तो परंपरागत और दूसरा होता है गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है जो पहले से चला रहा है, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ठीक है, गैस हो गया। तो इसमें कौन नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा कौन है? तो ये आपका पवन है, क्योंकि ये हम लोग शुरू से यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये जो है आपका यूज होता है, इसको फॉसिल फ्यूल भी जो है कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन हिंदी में। वही पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ठीक है, आपका जो है टाइडल एनर्जी, ये सारा जो एनर्जी है ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा है। और सरकार जो है इस पर लगातार काम कर रही है ताकि इस ऊर्जा को जो है बढ़ाया जा सके और इस ऊर्जा को जो है घटाया जा सके। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये सीमित मात्रा में जो है आपका जो है ये धरती पे मौजूद है। वही अगर पवन का बात करें, सोलर का बात करें, थर्मल एनर्जी, वो आपका जो है पानी का बात करें, तो ये आपका सीमित मात्रा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो प्लास्टिक बहुलक कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है ऐसा प्लास्टिक जो एक बार आपका जो है तैयार कर दिया गया तो फिर वो डिफॉर्म नहीं होता है। जैसे कि कुकर का हैंडल या जो भी बर्तन, खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है और उसमें जो प्लास्टिक लगा रहता है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। वही कमेंट करके बताइए कि टेफ्लॉन जो है इससे किस प्रकार का बर्तन जो है आपका बनता है? तो आपका बनता है नॉन स्टिक। नॉन स्टिक जो है बर्तन आपका बनता है जिसमें कि खाना चिपकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित अधातु तत्वों में धातुएं चमक होती है। तो किस अधातु में धातुएं चमक होती है? अधातु का मतलब होता है कि नॉन मेटल, अधात्विक मतलब होता है कि मेटालिक, चमक का मतलब होता है लश्चर। तो किस में होता है सबसे, किस अधातु में होता है? तो देखिए नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल अधातु जो होते हैं, यानी कि आपका जो नॉन मेटल जो होता है आपका नॉर्मल, तो उसमें कोई चमक वमक नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है, और वो कौन सा है? तो वो है आपका आयोडीन। आयोडीन में जो है आपका चमक होता है। ये प्रॉपर्टी नॉर्मली किसका होता है? तो ये प्रॉपर्टी वो नॉर्मली होता है आपका मेटल का। जैसे कि आप देख लीजिए बहुत सारा सब मेटल जो है आपका चमकता है। वही अगर कोयला हो गया, सल्फर हो गया, ये सब आपका चमकता नहीं है, लेकिन आयोडीन जो है आपका चमकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वो है। तो ये देखिए सबसे पहले समझना होगा कि कौन सा गैस जो है मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प, ये तीनों जो हैं आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस है। इनका काम क्या होता है कि जो सनलाइट आता है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं।
जिसके कारण धरती का टेम्परेचर जो है बढ़ता है। तो अगर इनका मात्रा ज़्यादा होगा, इनका अगर मात्रा ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यही कारण है कि सब पूरा देश जो है मिलके इस पे बात कर रहा है कि कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो है घटाया जाए। और इसी के लिए हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे पहले में कि कार्बन क्रेडिट इसी से रिलेटेड है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट जो है इसी से आपका रिलेटेड है, क्योंकि जितना कार्बन आप वातावरण में छोड़ रहे हैं उसके बदले ऐसा कुछ किया जाए, जैसे कि पेड़ लगाना, ठीक है, जिससे कि कार्बन उतना ऑब्जॉर्ब हो जाए। तो यही कारण है। तो कौन प्रभावित नहीं करता है, तो आपका प्रभावित नहीं करता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि निकेल, टीन, मैग्नीज और कोबाल्ट ये सब आपके जो है धातु है। सारे के सारे जो हैं आपके धातु हैं, यानी कि मेटल है, कोई इसमें से नॉन मेटल नहीं है। तो नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, सल्फर, ये सारे जो है आपके ये नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 26 के सूर्य द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य में ऊर्जा कैसे बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। और ये किसका फ्यूजन होता है, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके आपके हीलियम बनाते हैं, जिससे एनर्जी जो है आपका निकलता है। इसी फार्मूला से जो है आपका हाइड्रोजन बम भी बनता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वही अगर बात किया जाए नाभिकीय विखंडन का, तो विखंडन मतलब होता है फीजन इंग्लिश में। और ये जो है इसमें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सब सारा जो है आपका यूज़ किया जाता है। और इसी मेथड से जो है अभी वर्तमान में जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी बनता है, ठीक है। में दहन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रकृति गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो प्रकृति गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन जो होता है आपका CH4 होता है मीथेन। इससे रिलेटेड जो है अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन से बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन, तो 3 फार्मूला जो है आपको याद रखना होता है। पहला होता है आपका ये, एक मिनट, अल्केन, अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन, ये 3 चीज़ याद रखेंगे। इसमें ये आपका जो है सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और ये दोनों में जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस में जो है सिंगल बॉन्ड होता है और किस में जो है आपका डबल बॉन्ड होता है। और इसका फार्मूला भी होता है। तो आप क्लास 10th का बुक उठाइए NCERT का, और वहाँ से फार्मूला देख के कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, तो वो पदार्थ है, यानी कि ये क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका घुलन शक्ति जो है कम हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का घुलन शक्ति जो है कम हो जाता है। अगर गैस को घुलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए करना होता है कि टेम्परेचर को कम, और आपको प्रेशर जो है उसको बढ़ाना होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस जो है आपका घुलता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नहीं है, जैसे हम लोग पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि इसमें से जो है कौन गैर परंपरागत या फिर जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो दोनों एक ही बात है। तो जीवाश्म ईंधन होता है कि जो फॉसिल फ्यूल होता है उससे बना होता है, जो फॉसिल से आपका बना होता है। तो कोयला भी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। प्रकृति गैस ये भी जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन
डी, यानी कि यूरेनियम क्या है आपका एक मेटल है, और ये कहाँ यूज होता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में, जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं कि वर्जियस विधि का कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। तो कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करके, और ऊपर वाला जो ऑप्शन है वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करके, तो इससे जो है आपका वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी बनता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोनाइजेशन या हाइड्रोनीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर कलई के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग शुरू में भी डिस्कस किए हैं, और देखिए ये क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जाता है, क्वेश्चन को जो है घुमा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। ठीक है। कैल्शियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इसका उपयोग जो है आप कमेंट करके बताइए। सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि कमेंट तो करते हैं नहीं, कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट करने से पता चलता है कि सेशन कैसा जा रहा है। कमेंट करिएगा तो और मैं इस पर जो है काम करूँगा, और सारा जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो है वीडियो लेके आऊँगा। और BPSC 71 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 13 सितंबर को आपका होने वाला है BPSC 71 का। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको भी जो है आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचा है, और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, BPSC में कैसा वेटेज है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। और लास्ट टाइम में क्या करना है ताकि एग्ज़ाम जो है आप कट ऑफ को क्रॉस कर पाए, तो उसके लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।